जय हिंद टू एवरीवन। योर मोस्ट वेलकम एट द सीएलसी फैमिली। आप सभी का सीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये 30 वर्षों की जो विरासत है, उस विरासत में एक नई कड़ी जुड़ी। उस कड़ी के अंतर्गत हम लोग एनडीए डिपार्टमेंट में अगर बात करते हैं तो एक इंप्रूवमेंट और विगत वर्षों में असीमित जो सफलताएं रही हैं, जिसकी आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ के मामले में कम होते हुए हम लोगों ने सीकर के बेहतर रिजल्ट्स को दिया है AIR 36 और 45 को। तो इस कड़ी के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों के प्यार को देखते हुए एक नया इनिशिएटिव लिया और उसके अंतर्गत अपना जो PYQs है 2021 से 2024 के बीच में उसका सलूशन लेकर के आए हैं। और ये हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आपने देखा, ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है। और कहां पे मिलेगा ये सब? CLC के मेन यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ फ्री। ठीक है, तो CLC वाला सीकर आप सब जानते हो। और तो बिल्कुल अगला जो हिस्ट्री का पार्ट 2 है, यहां पे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे 51 से लेकर के 104 तक। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आइए अपना कारवा स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया हैव अ लार्ज स्टैट्यूज ऑफ अ कुषाण रूलर हैव बीन डिस्कवर्ड। भारत में निम्नलिखित में किस नगर के निकट कुषाण शासकों की वृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं? अब यानी कि कुषाण डायनेस्टी की बात कर रहा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कुषाण डायनेस्टी में, तो कुषाण डायनेस्टी के जो पूर्वज थे वो लोग कहां से आए थे, कुषाण डायनेस्टी का रिश्ता कहां से है? तो ये एक्चुअल में चाइना से बिलोंग करते थे और ये क्या थे? यूची कबीले थे। कौन से ट्राइब थे बेटा? ये यूची ट्राइब्स थे, यूची ट्राइब्स। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये यूची क्या थे? कबीले थे। और कबीलों का मतलब ये होता है कि कुछ दिन यहां कुछ दिन वहां, यूची ट्राइब्स थे। और अगर मैं कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर की बात करता हूं तो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं लिख देता हूं, कुजुल कटफिसेस, याद रखिएगा। और इंग्लिश में अगर इनके नाम की बात करोगे तो कैसे लिखोगे? कुजुल कटफिसेस, याद रखिएगा बेटा। लेकिन जिसने क्वाइंस चलवाए, गोल्ड क्वाइंस चलवाए, आपको पता होगा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइन कुषाण डायनेस्टी के शासकों ने इंडिया में चलवाए थे। कनिष्क ने ही पहली बार सिले हुए कपड़े भी पहने थे, आपको यह भी पता होना चाहिए। कनिष्क के ही टाइम पीरियड में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये कब हुई थी? 78 AD के दौरान। और इस समय के चेयरपर्सन जो थे, मतलब अगर मैं कहूं तो यहां के जो प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो कौन थे? वसुमित्र और अश्व घोष। और जिस रूलर के टाइम पीरियड में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो कौन था? कनिष्क था। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब यहां पे याद रखिएगा कि वह प्लेस जहां पे अवशेष मिले थे वो मथुरा था, यूपी का। और याद रखना बेटा, 2 आर्ट कला मतलब मूर्ति निर्माण की 2 कलाएं काफी पॉपुलर थी, मथुरा आर्ट ऑफ स्टाइल एंड गांधार आर्ट ऑफ स्टाइल, याद रखिएगा बेटा। तो मथुरा कला शैली काफी इंपॉर्टेंट भी थी और इनका जो क्या मिला था? वृहदाकार प्रतिमाएं मिली थी, यानी कि जो इनके स्टैच्यूज मिले थे कुषाण रूलर्स के, वो बेटा कहां पे मिले थे? वो मिले थे बेटा, आपको पता होना चाहिए, वो कहां मिले थे? मथुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो अगर मैं बात करता हूं तो रोपड़ जो है ना, ये IBC से रिलेटेड स्थान था। रोपड़ कहां पे है? पंजाब में। और लोथल कहां पे है? गेट में। कंफ्यूज नहीं होना, डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है बेटा। मथुरा आपको पता होना चाहिए कि मथुरा ये कनिष्क के टाइम पीरियड में था। और याद रखिएगा कि मथुरा कला आर्ट ऑफ कह सकते हो कि मूर्ति निर्माण की एक कला भी थी, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 52। अब बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करता हूं, द ट्रीटी ऑफ यानडाबू की संधि निम्नलिखित में किस युद्ध के रूप में जानी गई? आप सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। बेटा किसके बारे में? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में 1824 से लेकर के 1826 के बीच तक के पूरी इंसिडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं। और ये ट्रीटी अगर वर्तमान में उस समय की मैं बात करता हूं तो वर्मा, और आज का क्या बेटा? आज का क्या? म्यांमार। यहां तक क्लियर है सबको बात? अब एक बात समझ में आती है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर की बात हो रही है, तो यहां पे जो
दो सेनाएं थी, एक वर्मीस और एक एंग्लो। एंग्लो सेना का जो नेतृत्व किया था वो कैंपबेल ने किया था, कैंपबेल ने किया था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा इन लोगों ने इनके कुछ क्षेत्रों पे क्या किया था, कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आज ये जो यांडाबो, ये जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, ये किस क्षेत्र में आ रहा है, वर्मा म्यांमार का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ट्रीटी अगर मैं बात करता हूं तो ये जो अपनी ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, कैंपबेल कर रहे थे। और अगर वर्मीज आर्मी की मैं बात करूं तो माहा हिंद साहब जो थे ये इसको लीड कर रहे थे, वर्मीज सेना को। क्लियर हो गई बात। और इस ट्रीटी का जो टाइम पीरियड था वो याद रखिएगा आपका 1824 से 1826 के बीच में। चले अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। तो प्रथम आंग्ल वर्मी युद्ध इसी कहा जाता और इसी के दौरान ये ट्रीटी की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। तो यहां पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, और ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, खासकर अशोक के टाइम पीरियड की बातें इसमें पूछी जा रही है। और इसमें पूछ रहा है कि महामात्य और उनके फंक्शन क्या हुआ करते थे, मतलब उस समय के महामात्य का मतलब ये अधिकारी और इनका एसोसिएशन किससे हुआ करता था। और बेटा देख लेते हैं पहला अंत महामात्य, इनका रिलेशन क्या होता था, जो दूर के सुदूरवर्ती जो सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी हैं उनको अंत महामात्य कहा जाता है। अंत का मतलब क्या होता है, एकदम किनारा वाला पार्ट। फिर इसके बाद दूसरा क्या करा, इथिजिक महामात्य। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इनका काम क्या होता था बेटा, इनके काम की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझो कि ये जो थे ये थे वुमेन्स वेलफेयर के काम करने वाले लोग। धम्म महामात्य का मतलब धर्म का प्रचार प्रसार, तो एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ धम्मा, ये कह सकते हो क्यों, सी का क्यों कह सकते हो आप। और डी की बात करोगे, डी की बात नगल व्यूहक महामात्य की अगर बात करोगे तो सिटी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये। तो अब इसको मैच करा लो आप। अंत महामात्य की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एस हो गया, और इस महामात्य की मैं बात करता हूं तो बी का पी, यानी कि बी वाला किससे रिलेटेड हो गया बेटा, पी से, ठीक है। और धम्म महामात्य की बात करता हूं तो स्प्रेड ऑफ धम्मा, ये ठीक है। नगल व्यूहक की मैं बात करता हूं तो आपका आ गया डी का बेटा क्या हो गया, आर एसोसिएटेड विद डी 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 डी। नगल व्यूहक का मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करी जाए कि जो प्रोविंसेस या प्रांत का साम्राज्य के फैलाव की मैं बात करता हूं तो अशोका का इतना बड़ा साम्राज्य था जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं था। अशोका को देवानाम प्रिय भी कहा जाता था या प्रियदर्शी भी कहा जाता था। क्लियर हो गई बात। अशोका के टाइम पीरियड में आप ये कह सकते हो कि बौद्ध धर्म अपने अपेक्स पे जाकर के पहुंचा, और उसने अपने बेटे महेंद्र और पुत्र जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको सिलोन श्रीलंका क्या किया, एक्सपेंशन करने के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन को, कल्चर को एक्सपेंस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए भेजा था उसने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहां से मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हस्ता आयुर्वेद। हस्ता आयुर्वेद के रचयिता कौन थे, तो आप कह सकते हो पाल। देखो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आपको पता होगा, ठीक है। सुश्रुत जी को कहा जाता था शल्य चिकित्सक कहा जाता था। बहुत बड़े सर्जन अपने टाइम पीरियड में ये हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 55। अब यहां पे बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगां। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो रघु जी थे, भोसले साहब, रघु जी भोसले, रघुराज जी भोसले, कहूं सेकेंड वो, और आर्थर वेलेस्ली के बीच में ये ट्रीटी हुई थी देवगांव की। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, उड़ीसा का क्षेत्र और आज बंगाल का जो क्षेत्र है मिदनापुर, ये वाला क्षेत्र मिदनापुर, इन क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो इस ट्रीटी के अंतर्गत कब्जा हो गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र ये बन चुके थे, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिएगा
जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का कटक, ये वाला क्षेत्र, कटक वाला क्षेत्र में इन्होंने अधिग्रहित कर लिया था देवगांव की संधि के अंतर्गत, ठीक है ना। और मराठाओं के बीच में और कह सकते हो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी की गई थी। और इस ट्रीटी में क्या हुआ, इसी ट्रीटी के अंतर्गत कटक का क्षेत्र जो उड़ीसा का पार्ट था, और आज वर्तमान में भी आप कटक उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल, मिदनापुर, इन सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रीटी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। 56 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेडेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, घुमा फिरा करके किसी ने। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1336 में, और संगम डायनेस्टी के अंतर्गत इन्होंने ये रूल किया था यहां, ठीक है। संगम डायनेस्टी कैसे, संगम कैसे नाम पड़ा, क्योंकि हरिहर और बुक्का के फादर जो थे, उनके फादर का क्या नाम था बेटा, अगर मैं बात करूं तो फादर का नाम था संगम, और इन्हीं के नाम पे इसने संगम डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी। शायद आप सभी को क्लियर होगा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करता हूं हरिहर बुक्का की, तो हरिहर बुक्का को इंप्रिजनमेंट हो गया था, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या कर दिया था, इंप्रिजनमेंट दे दिया था। यह बात क्लियर हो गई यहां तक। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक साहब रूल कर रहे थे, कौन रूल कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक साहब, उस समय इनके टाइम पीरियड में वारंगल के क्षेत्र में रिवॉल्ट होता है, और वारंगल के क्षेत्र में जब रिवॉल्ट होता है तो उसने क्या किया था, इन दोनों भाइयों को बंदी बनवा लिया था, हरिहर और बुक्का को। और कुछ समय के बाद अगेन रिवॉल्ट होता है, तो वो ये चाहता है कि यहां के जो लोकल लोग हैं वो जाकर के इस रिवॉल्ट को सप्रेस करें, नॉर्थ इंडिया से जाकर के साउथ इंडिया। और इन्हीं दोनों भाइयों को उस समय मौका मिल जाता है, तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। हालांकि विजयनगर के ही पैरेलल एक और एक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसे कहा जाता है बहमनी एम्पायर। और बहमनी एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट कब की जाती है, 1347 में। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, हसन गंगू साहब करते हैं। कौन करता है बेटा, हसन गंगू साहब। ये बात क्लियर हो गई। और दोनों में जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन होता है, झगड़े की जो फसाद होती है, जड़ होती है, वो क्या होती है, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब का रीजन और इनका जो है रिलीजन। भाई ये प्रमोटर थे, क्या थे, हिंदू धर्म के प्रमोटर थे, कह सकते हो आप विजयनगर साम्राज्य वाले, और बहमनी वाले इस्लाम के प्रमोटर थे ना। दूसरा, अब यार एक बात देखने वाली बात है कि अगर मैं विजयनगर बहमनी साम्राज्य की बात करता हूं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की मैं बात करता हूं, तो ध्यान सुनिएगा, विजयनगर अगर बहमनी साम्राज्य की बेटा बात करी जाए तो एक बात समझिएगा, अगर हम अभी अभी अपनी इंडिया के मैप की बात करें तो आप यूं समझ लो कि बेटा ये वाला जो क्षेत्र है ये तो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र हो गया, यहां पे बहमनी साम्राज्य हो गया यहां पे, और इसी के नीचे विजयनगर साम्राज्य। अब देखो ना, समझना मेरी बात को बेटा, ये ऊपर नहीं जा सकते थे, और ये बेचारे यहां पे श्रीलंका है नीचे, बहुत ज्यादा रूल नहीं कर सकते थे, तो इनके पास एक क्षेत्र जो आ रहा है, अब उस क्षेत्र की मैं बात करूं, उसी को कहा जाता था रायचूर दोआब। क्या कहा जाता था, रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था ये काफी फर्टाइल था, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र के लिए लेकर के लड़ाई लड़ते थे ये। हालांकि बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, और ये बुरी तरीके से बहमनी साम्राज्य से युद्ध हार जाते हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा को ही राक्षसी तगड़ी का वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये राक्षसी और तगड़ी गांव के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कस्र का युद्ध भी कहा जाता है, और ये माना जाता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है इसका डिक्लाइनिंग फेज प्रारंभ हो जाता है, ठीक है बेटा। चलो, अब बैटल ऑफ तालीकोटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ बेटा, बैटल ऑफ तालीकोटा की अगर आप बात करते हो तो 1565। कब हुआ बेटा, 1565। चलो अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। काफी सारा कुछ इसके बारे में समझ लिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है बाबू, ये बात समझ गए
ना। और इनके जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? विरूपाक्ष। जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस गॉड के बिहाफ आप में ये रूलिंग करते थे? विरूपाक्ष। कौन थे बेटा? विरूपाक्ष ना, विरूपाक्ष। चल अब आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, द बुक कालिला वा दिम्मा इज एन अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ द। आपको पता होना चाहिए कि पंचतंत्र एक ऐसी बुक है, पंचतंत्र, इसमें नंबर ऑफ स्टोरीज आपको मिलेंगी, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये इसी का ट्रांसलेशन है बेटा। अगर मैं बात करता हूं तो कालिला व दिम्मा जो बुक है ना, ये पंचतंत्र का अरेबिक ट्रांसलेशन है, याद रखना। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को शायद आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बात सबको क्लियर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट फेज, अब देखना समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या आता है इसका बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसमें ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतर बात की अगर मैं करूं सभी बातों की एक बात, तो आप समझना कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आ रहा है वो ये संस्कृत की किताब है पंचतंत्र, और किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। और बाद में अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर मूव। Who among the following initiated the भूदान मूवमेंट? भूदान जैसे नाम से पता चल रहा है, लैंड डोनेशन। कौन सा आंदोलन बेटा? लैंड डोनेशन। गरीब, मजदूर, बेसहारा, जिनके पास अधिक जमीनें हैं, उनके लिए एक मूवमेंट। अगर इसी को कहोगे ना तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था ये, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। भाई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, जो दान करना चाहे राजा महाराजा किसी क्षेत्र विशेष का, वो अपनी जमीन को दान कर सकता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है इंडिया में। इसे क्या नाम दिया गया बेटा? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। और कब स्टार्ट किया गया? 1951 में। और किसने स्टार्ट किया बेटा? किसने स्टार्ट किया? तो आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे जी ने। अब आप सबको पता हो गया, आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टैब्लिश किया, इस आंदोलन की शुरुआत करी। तो इसकी कहां से? पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुई। कहां से? पोचमपल्ली। ठीक है बेटा, क्लियर। आज वर्तमान में पोचमपल्ली कहां पे पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा लगभग, अगर मैं बात करता हूं तो तेलंगाना में। ठीक है, क्लियर हो गए। उस समय तो आंध्र कह सकते थे, और आंध्र प्रदेश ही लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेस पे बनने वाला पहला देश का राज्य बना था आंध्र प्रदेश, इन द विच ईयर? 1956 में। ठीक है बेटा। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनोबा भावे विल बी द राइट आंसर। कोई यहां पे दुख दर्द ही नहीं होना चाहिए। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? आचार्य विनोबा भावे जी ने किया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात यहां पे। और नंबर ऑफ मूवमेंट से महात्मा गांधी का भी एसोसिएशन था, याद रखिएगा। जैसे मैं बात करता हूं तो चंपारण मूवमेंट कई बार नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में आता है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 1917 में। चंपारण मूवमेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में ना। फिर इसके बाद अगर आपको पता हो तो दांडी मार्च 1930 में। देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और यहां पर अंग्रेजों को विवश करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मूवमेंट्स चलाए गए। उसमें एक आंदोलन था भूदान आंदोलन, 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा। Which of the following rivers in India is not crossed by the Alexander in his army? देखो, अलेक्जेंडर इंडिया में अगर बात करता हूं तो 19 मंथ्स तक रहा बेटा। कितने महीनों तक अलेक्जेंडर इंडिया में रहा? 19 मंथ्स तक। ये सबको पता होगा। ये बहुत ही महान शासकों में एक शासक कह सकते हो आप। बहुत कम उम्र में विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला व्यक्ति। अब याद करिएगा कि कौन सी नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो हम सब बचपन में क्या पढ़े थे कि सिकंदर नेवर क्रॉस्ड द व्यास रिवर। अब याद रखना यार, व्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन व्यास तो था ही नहीं यहां पे। ऑप्शन में इसका ग्रीक नाम हाइफासिस दे दिया। अच्छा, हाइडेस्पीड किसे कहा जाता था? झेलम को। झेलम रिवर को हाइडेस्पीड कहा जाता था। तो आप देखो, ग्रीक नेम पूछ लिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता था अपनी भाषा में, फिर भी आपको करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो हाइफासिस व्यास रिवर को कभी क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि दो इसने फेस ऑफ देखे, एक तो कह सकते हो दोस्त ही बन गए, राजा अंबिक तक्षशिला के रूलर, और दूसरे राजा पुरु।
राजा पुरु ने इनसे वीरतापूर्वक लड़ा, बाद में दोनों की क्या हो जाती है, क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यह था सिकंदर के बारे में। सिकंदर के जो फादर थे फिलिप सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं फिलिप सेकेंड की, तो मैसेडोनिया के वो किंग थे और उन्हीं का ये बेटा था। और सिकंदर के जो टीचर थे, गुरु थे, वो कौन थे, अरस्तु। ठीक है ना, अरिस्टोटल। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सिकंदर के बारे में कहा जाता था कि ये जहां पे जीतता था एक सिटी बसा देता था, उसे सिकंदरिया नाम दिया जाता था। हालांकि जब इंडिया के दौरान आए तो इनको काफी सारा लॉस भी हुआ, इनकी आर्मी का, इनके अगर कहूं तो पर्सनल लोगों का जो इनके वेलफेयर में थे, तो काफी लॉस हुआ था यहां पे। और सिकंदर ने यहां पे भी कहा जाता है कि 3 सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। एक तो अपने घोड़े के नाम पे बौकेफला, सिकंदरिया और अलेक्जेंडरिया। ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं तो बौकेफला, सिकंदरिया, ये इस्टेब्लिश किए थे इन्होंने। यहां पे शहरों की बात करी जाती है भाई, बौकेफला अपने घोड़े के नाम पे इन्होंने रखा। ठीक है, और इन्हीं के क्या थे, आर्मी कमांडर थे। कौन थे, सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा, सिकंदर का जो आर्मी कमांडर था वो कौन था बेटा, सेल्यूकस निकेटर। कौन था बेटा, सेल्यूकस निकेटर आर्मी कमांडर था, आर्मी कमांडर। अब याद रखना बेटा, अगर मैं बात करता हूं सेल्यूकस निकेटर की, तो इनकी ट्रीटी भी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसके रिस्पेक्ट में ये अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है ना। और याद रखिएगा, वो इसके रिस्पेक्ट में इनको एलिफेंट्स गिफ्ट करता है, और ये अपने जीते हुए साम्राज्य को किसे ट्रांसफर कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनिसडाई, ये जो क्षेत्र थे, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनिसडाई, ये क्षेत्र किसको दे दिए जाते हैं बेटा, आप चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में मेगास्थनीज जो ग्रीक था, ग्रीक एम्बेसडर भेजा जाता है, और मेगास्थनीज ही एक बुक लिखता है, इंडिका। और इस इंडिका में यह बताया जाता है कि देयर इज इन इंडिया देयर इज नो स्लेव, दास नहीं होते यहां पे, ऐसा बताता है। यानी कि जो समाज है यहां पर बहुत हाई कोटि का है, उच्च कोटि का है, अपर लेवल का क्लास का है। ठीक है ना, इंडिका के बारे में, मतलब इंडिका इसने लिखी, मेगास्थनीज ने। तो बहुत सारी बातें हो गई क्वेश्चन नंबर 59 में, और आपको आंसर भी पता चल गया ना। चलो अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये चीज जरूर याद रखिएगा कि जब सिकंदर ने इन्वेड किया था इंडिया में, तो सिकंदर के इन्वेजन का क्या प्रॉफिट हुआ था, आपको बता दूं, जो इंडो और ग्रीक आर्ट एंड कल्चर है वो डेवलपमेंट हुआ था उसमें, और सिक्कों की मिंटिंग प्रारंभ हुई थी भारत। ठीक है ना। चलो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, Who among the following has described the medieval Indian postal system as of a two kind? The horse postcard Ulu and the foot post was called as Dawa. बिल्कुल ये बात सच है कि जो इब्न बतूता साहब हैं, इब्न बतूता याद रखिएगा बेटा, इब्न बतूता। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इब्न बतूता साहब की बात कर रहा हूं। इब्न बतूता साहब एमबीटी के टाइम पीरियड में आए थे और विजयनगर साम्राज्य में भी गए थे, हरिहर बुक्का के दरबार में। ठीक है बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कब आता है इंडिया, 1333 में, और ये कहां से आए थे बेटा, मोरक्को से आए थे, मोरक्को, याद रखना, मोरक्को। ये बात क्लियर है सबको। अगर मैं बात करता हूं एमबीटी की, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये कहां से आए थे बेटा, मोरक्को से आए थे। और याद रखिएगा कि इनको यहां पर काफी सम्मान मिला था, रिस्पेक्ट मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के यहां। और एमबीटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एमबीटी, इसके यहां इन्होंने दो चीजों को बहुत अच्छे से फेस ऑफ किया। एक तो देखा कि बहुत पोस्टल सर्विसेज थोड़ी सी हमको अलग लग रही, उसका डिस्क्रिप्शन किया। दूसरा, इनके यहां गुप्तचर विभाग के बारे में इसने डिस्क्रिप्शन किया। ठीक है ना। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर विभाग को मतलब बहुत बेहतर करने के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाया था। क्या बनाया था बेटा, दीवान ए कोही डिपार्टमेंट। और इसको जो लीड करने वाला ऑफिसर होता था, दीवान ए अमीर कोही उसे कहा जाता था। ठीक है जी। हालांकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, लेकिन इसने जो भी डिसीजंस लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो जनता के लिए फेवरेबल नहीं हो पाए। तो अब यहां पे बेटा क्या आएगा आंसर,
ये इब्न बतूता साहब आएगा। शायद सभी को कंफर्म हो गया होगा। इब्न बतूता, इब्न बतूता ने एक बुक भी लिखी थी बेटा। इब्न बतूता की बुक के क्या नाम था बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इब्न बतूता के बुक का क्या नाम था बेटा? अगर मैं बोलूं तो इब्न बतूता साहब के बुक का क्या नाम था, यहां पे फेस ऑफ करिएंगे आप। इब्न बतूता की बुक का नाम था रहला, रहला और सफर नामा, रहला और सफरनामा, ये इनकी बुक का नाम था। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी और यहां तक मेरे बाबू प्यारे बाबू किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मतलब याद रखिएगा, ये भी अगली बार एग्जाम में पूछ सकता था। अश्वडाक को क्या कहते थे? अश्वडाक को उलूक कहा जाता था। और पैदल डाक को क्या कहा जाता था? दावा। एग्जाम में याद रखिएगा, ये किसके टाइम पीरियड में व्यवस्था थी? हो सकता है क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या करना है? फोकस करना है, नहीं बेटा? तो आप याद रखिएगा। अच्छा, अल-बरूनी कौन थे? अल-बरूनी ये किसके समय में आए थे? महमूद गजनवी साहब के समय में। और अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? तहकीकात-ए-हिंद या वारियात-ए-हिंद, इन्होंने ही किताब लिखी थी और उसमें हिंदुस्तान के बारे में बताया था अल-बरूनी साहब ने। तो सैयद अली, अब देखो ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, जैसे आने का सीक्वेंस देखो दिल्ली सल्तनत और उसमें पूछ लेता है बेटा। फिर से मैं अगेन यहां पे रिपीट कर देता हूं। देखो तुमको ना कुछ नहीं करना है बाबू, एक ट्रिक याद कर लो। INADBNC 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा याद रखना, इब्न बतूता किसके समय में आया? हरिहर के समय में। निकोलो डी कॉन्टी किसके समय में आया बेटा? देवराय, देवराय फर्स्ट के समय में ना। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया? देवराय सेकंड के समय में। डोमिनिको पायस बारबोसा किसके समय में आया? डोमिनिको पेस और बारबोसा किसके समय में आया? कृष्ण देवराय। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, कृष्ण देवराय। नूनिस किसके समय में आए? अच्युत राय के समय। सीजर फेडरिक किसके समय में आए? सदाशिव राय के समय में, सदाशिव राय। अब बताओ यहां तक कोई दुख दर्द कोई पीड़ा नहीं ना? तो क्लियर हो गई ये बात बेटा। चलो, अब एग्जाम में आपके पूछता है कि कौन किसके समय में आया, तो आपको ये रिकॉल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर फायर अल्टर्स वर फाउंड। फायर अल्टर्स का मतलब ये होता है यज्ञ वेदी। फायर अल्टर्स का मतलब क्या होता है? यज्ञ वेदी। और देखो आईवीसी की जो साइट्स है ना, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, सुतकांगेडोर, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से घुमा फिरा करके बेटा नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे तो भाई किस हड़प्पा में यज्ञ वेदी कहां से मिला, तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा। यहां पे काली कर लेना, कालीबंगा। बेटा क्या करोगे? कालीबंगा ये अब, और यहां पे हड़प्पा हो जाएगा। क्लियर है? इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी वाले में थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा, ध्यान समझना। एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फायर अल्टर्स वर फाउंड। फायर अल्टर्स का मतलब क्या होता है? यज्ञ वेदी। तो कहां पे मिले बेटा? कालीबंगा। ये बात क्लियर। कालीबंगा कहां पे पड़ेगा? कालीबंगा काली चूड़ियों के ओसिस, राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है बेटा, यहां ये बात क्लियर हो गई। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां पे मिलेंगे बेटा? ये बताओ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में। और राखीगढ़ी कहां पे मिलेगी बेटा? हरियाणा में, जहां पे अभी भी डिस्कवरी हो रही है, नए नए साइट्स मिल रही हैं आपको हरियाणा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द आईवीसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, टोटल एरिया कितना कवर था,
कितना टाइम्स था, कितना गुना था, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, आप सबको पता होगा। तो चलो इसके बारे में हम कुछ डिटेल बातें देख लेते हैं एक एक करके, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। आओ देखो भैया, देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बढ़िया वाले तरीके से। आओ देखो यहां पे भैया अगर हम बात करते हैं आईवीसी की, किसकी बात करेंगे बेटा, हम आईवीसी की बात करेंगे। सब लोग अच्छे से देखना, अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं। तो मैंने क्या किया, आईवीसी में इसको मान लिया ईस्ट, इसको मान लिया वेस्ट, और इसको मान लिया नॉर्थ, इसको मान लिया साउथ। देखो अगर आईवीसी के एक्सपेंशन की आप बात करोगे तो यहां कहीं अपना प्यारा क्या मिलेगा बेटा, यहां कहीं पे आपको मिलेगा क्या, यहां पे आपका मिलेगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका मिलेगा मेरठ, अरे भाई मेरठ। और बेटा याद रखना मेरठ यूपी, और इसका पुराना नाम क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। मतलब बेटा एक बात ध्यान समझिए कि अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो आईवीसी का जो सबसे अंतिम स्थान है वो मेरठ पड़ेगा, आलमगीरपुर, और किस नदी के किनारे बेटा, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आईवीसी के अगर हम वेस्ट में जाते हैं, अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें मिलता है बेटा सुत, कांगे, डोर, और ये कहां पे पड़ेगा बेटा, बलूचिस्तान में, आज का कहां पे बेटा, पाकिस्तान। ईस्ट वेस्ट हो गया, किस नदी के किनारे बेटा, दासगंज, दासगंज। अब नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में आईवीसी का एक्सपेंशन कहां पे था, मांडा में, और किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब रिवर। और अगर हम साउथ में आ जाते हैं तो बेटा साउथ में कहां पे, दैमाबाद, दैमाबाद के अंदर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, और किस रिवर के किनारे, प्रवरा रिवर। यानी कि आप ये समझ पा रहे हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन क्षेत्रों में अगर आप देख रहे हो तो ये आईवीसी का एक्सपेंशन था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आईवीसी, अगर उसको आप देखते हो तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया का 13 टाइम्स थी, इतना बड़ा सत्य था। ठीक है, 13 टाइम्स, यानी कि इजिप्ट सिविलाइजेशन, और यहां पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को, ये था एक्सपेंशन। और आप ये कह सकते हो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को एक साथ जोड़ दो तो भी आपकी आईवीसी आएगी। ये बातें सारी आपको बता दूं। अच्छा, तो कभी कभी ना आपके एग्जाम में इसको नोट कर लेना बेटा अच्छे से सभी लोग। फिर आपके यहां अगर इस आईवीसी की मैं बात करता हूं बेटा तो आप ये समझ पाओगे कि काफी नंबर ऑफ टाइम्स पोर्ट्स पूछ लेता है आईवीसी की। तो एक पोर्ट तो आप सबको रटा होगा, लोथल, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, फिर प्रभास, पाटन, फिर सुत, कांगेडोर, फिर बालाकोट, फिर कुंटासी। ये मेजर प्रोमिनेंट स्पोर्ट हुआ करते थे आईवीसी के समय में। अच्छा, एक चीज और निकल करके आती है कि आईवीसी का जो ट्रेड होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया
कहां से बेटा? मेसोपोटामिया से। क्लियर हो गई बात? ये मेसोपोटामिया। अगर मैं बात करता हूं मेसोपोटामिया प्लस मेसोपोटामिया और आईवीसी के बीच में एक सिविलाइजेशन और थी, इन दोनों के बीच में, जिसे कहा जाता था सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये बात क्लियर हो गई सबको? आई होप सारी बातें मेरी बेहतर तरीके से आपको सभी को समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गई बेटा? चल अब आगे की ओर मूव ऑन करता हूं। तो ये काफी सारा कुछ था इन डिटेल डेटा, मैंने कहा आपको बता दूं भाई, और बताना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप देखो, साइट्स भी पूछे जा सकते हैं इसमें, इनके कल्चर पूछे जा सकते हैं, आईवीसी की स्क्रिप्ट क्या थी, बहुत कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? भाव चित्रात्मक। इसी को हिंदी में बोलेंगे, इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये बात क्लियर हो गई सबको? पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक। आई होप सभी को यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई होंगी, एक एक बात, और यहां पे कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ में आई हो मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई ना सबको? अच्छा, इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, राइटिंग स्टाइल को क्या कहा जाता था? याद रखना, इनकी राइटिंग स्टाइल को कहा जाता था बाउस्ट्रोफीडन। राइटिंग स्टाइल को क्या कहा जाता था? बाउस्ट्रोफीडन। बाउस्ट्रोफीडन, याद रखना बेटा, बाउस्ट्रोफीडन। क्लियर हो गई बात? यहां तक आई होप सभी को क्लियर होगी, एक एक बातें। यहां तक अगर किसी को कोई दुख दर्द कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है भाई? और याद रखना बेटा, आईवीसी की जो एज फाइंड आउट की गई थी वो C14 मेथड के द्वारा ही पता चला था हमें। C14 मेथड, इसे कहा जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पे ही हमें आईवीसी का जो डेटा मिलता है। तो ये माना जाता है कि आप ये मान लो कि अपने, अगर मैं बात करता हूं तो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में एक अपनी भी सभ्यता आती है। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ये कंटेम्परेरी थी। और याद रखिएगा, शायद आईवीसी ही वो सभ्यता है जिसमें हमने कॉटन एवं आईवीसी ही वो सभ्यता है जिसमें हम कॉटन और किसका प्रयोग किए? कॉटन और सिल्वर का प्रयोग किए। शायद ये माना जाता है कि सबसे पहले कॉटन और सिल्वर का जो प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया। और यहीं पे याद रखिएगा, एक्चुअल में आईवीसी जो सिविलाइजेशन है बेटा, अगर मैं बात करूं, आईवीसी जो सिविलाइजेशन है ना, आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये माना जाता है कि इसमें लोग जो मदर गॉडेस, इनका जो समाज था ना वो मैट्रियोकल था। मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मातृदेवी की। याद रखिएगा बेटा, मातृदेवी की। एवं प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, किसकी भी पूजा करते थे? प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। प्रोटोटाइप ऑफ शिवा यानी कि पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। ये ऐसी सभ्यता थी जिसमें स्वास्तिक के सिंबल से भी लोग अवेयर थे। ठीक है ना? तो बहुत सारी कुछ चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितना मैंने बताया जिस तरीके से, उनके आधार पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा, और पूछे गए। चलो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया? आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, IR की बात करता हूं, तो वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। सबसे पहले कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ।
दूसरी बात याद रखिएगा बेटा भाई, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जनता में जागरण या रिवॉल्यूशन जो हुआ वो भी यहीं पे हुआ। 1688 में आपको पता होगा इंग्लैंड में क्रांति हुई थी जिसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे इनमें से किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया बेटा? जॉन के विल बी द हम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। आप आगे की ओर मूव ऑन करें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, where did the नेताजी सुभाष चंद्र बोस announce the formation of the government of free India in 1943? आपको पता होना चाहिए ये इंडिया छोड़ने के बाद कहां गए? इंडिया में छोड़ने के बाद, लिफ्ट छोड़ने के बाद इन्होंने एक कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल की संस्था इस जैसे अपना एसोसिएशन रखा, उसका क्या नाम था बेटा? आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज में इन्होंने जापान की मदद से काफी क्रांतिकारी परिवर्तन किए और अब नागालैंड की कोहिमा में आपको पता भी होना चाहिए इन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी स्थापित कर दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहां की थी? बेटा सिंगापुर में की थी। कहां पे की थी? 1943 में सिंगापुर में की थी। ठीक है, आगे की ओर चले। अब क्या कहा जा रहा है बेटा 64 क्वेश्चन में? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा बेटा। मतलब इसमें किसने 13 दिसंबर को संविधान सभा में याद रखना बेटा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना, जिसे कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इस पे देख लेते हैं बेटा। हमने क्या कहा? यहां पे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात निकल कर क्या है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? इनके डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तब तो ये बात समझ में आएगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उसको बेहतर तरीके से आप उनको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कैसे समझेंगे, आओ समझते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ध्यान समझो, इसको समझना पड़ेगा आपको। चलो देखते हैं। यानी कि क्या कह रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने अप्रूवल किया। किसको अप्रूवल किया? कैबिनेट मिशन ने, कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। अब यहां पे बेटा एक बात को देखना होगा बहुत अच्छे से, आओ देखते हैं। बात यह है कि बेटा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे बनी? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया? 1946 में। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 टीयर मतलब 3 सदस्यीय ये टीम थी। पैंथिक लॉरेंस साहब क्या थे? इसके चेयरपर्सन थे। पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यानी कि बेटा 3 लोग थे। इसके चेयरपर्सन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस साहब थे कैबिनेट मिशन के। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैबिनेट मिशन ने अप्रूवल किया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्रारंभ किया। यह बात क्लियर हो गई सबको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्रारंभ किया। जैसा कि आप सब जानते हो कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए 2 इयर्स,
11 मंथ्स 18 डेज में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन किया गया, इंग्लिश में ओरिजिनली लिखा गया, कैलीग्राफी इटालियन कैलीग्राफी का प्रयोग किया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना जी ने लिखा इसको, और वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एवरी पेजेस पे साइन किए। ठीक है, बहुत सारा कुछ, वी हैव टू नो लॉट्स ऑफ थिंग। अब देखो ध्यान समझना बेटा, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर अभी हम नहीं पहुंचे, यहां तक सारी बातें समझ में आई। तो बेटा बैठक आपको 6 दिसंबर 1946 को हुई। अब आगे देखो, जो पहली फर्स्ट सिटिंग है किसकी बेटा, फर्स्ट सिटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फर्स्ट सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और अस्थाई पर यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया अस्थाई तौर पे। दूसरी बैठक कब हुई, सेकेंड बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946 को, और सेकेंड जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ कि इस परमानेंट हमेशा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको बाद में जो बने। फिर थर्ड बैठक हुई, थर्ड सिटिंग कब हुई बाबू, 13 दिसंबर को 1946, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में। हालांकि ये मुस्लिम लीग के कारण पास तो नहीं हो पाया, ये पास हुआ 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को। नो, यहां पे जैन होगा 22 जैन 1947। क्लियर हो गई बात, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो वही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर के आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब लेकर आए थे। चलो आगे की ओर चलो। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट। अब यार बाबू कुछ नहीं करना है तुमको, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, तो ये कब हुआ, 1918 के अप्रॉक्स ना, किसान आंदोलन खेड़ा में किसान। अब ये बताओ, पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली 1928, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महिलाओं ने उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार का नारा दे दिया, भाई बोल दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगी, तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, क्योंकि जब आईएनसी ने बाइकाट कर दिया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, पहले वाले में कोई कांग्रेस वाला नहीं गया और तीसरे वाले में कोई नहीं गया, दूसरे में महात्मा गांधी जी इसलिए गए क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था। तो भैया क्या होगा बाबू, इसका डी होगा, फिर सी होगा, डी सी कहां पे है, डी सी और फिर ए, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। तो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ से शुरू करते हुए तो यानी कि सबसे पहले खेड़ा, फिर बारदोली, फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, पहले फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931। जैसे कि आपको पता होगा कि गांधी जी ने साल्ट मूवमेंट चला दिया, दांडी मार्च चालू कर दिया, और दांडी मार्च जैसे ही प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ मार्च, तो आपको पता होगा कि 1930 में अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, जन आंदोलन, तो अब इनको डर लगता है, तो ये इनको रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करता हूं तो लंदन में हुए, जिसे गोलमेज सम्मेलन भी कहा जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड साहब के चेयरपर्सनशिप में हुआ ये। तो अब याद रखिएगा कि ये जो रिजल्ट है उसको सीक्वेंस में सेट करना था, तो ये इसका राइट सीक्वेंस है। अब आगे चलो, 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिस्ट पार्टी इज आर करेक्ट। देखो यूनिस्ट पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी कि भाई किसान के साथ साथ, देखो यूनिस्ट पार्टी में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें बहुत अलग विचारधाराएं थी, सबकी ज्वाइंट एक विचारधारा थी, और जैसे विचारधारा में अगला हुआ पार्टी का बिखराव चालू हो गया। यूनिस्ट पार्टी जैसा नाम से पता चल रहा है कि सबको एक साथ करने वाला, लेकर के चलने वाला, और बेसिकली ये पंजाब तक सीमित रही पार्टी। बहुत बड़ा पॉलिटिकल विंग इनका ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ पंजाब में इनका बेहतर था। तो बिल्कुल ये बात सही है कि पंजाब में दुहारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी, बिल्कुल सही है। यह भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के विचारधारा के विरुद्ध थी। अब देखो यार याद साथ लो,
It was a political party representing the interest of the landholders in the Punjab. Yeah, it's true. बिल्कुल सही है. It was opposed the idea of the partition of India as India and Pakistan. Yeah, it's true. Both are the statement are the two. बिल्कुल ये चाहते थे. और इस पार्टी की स्थापना की मैं बात बता दूं, ये अप्रोक्सीमेटली 1923 के आसपास इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई. हाँ, ये कह सकते हो कि क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे पंजाब के क्षेत्र में सीमित रही, बहुत बड़ा बाहर इसका स्कोप नहीं दिखा. लेकिन इनकी विचारधारा ये थी कि देश को यूनाइट में रखना. दूसरी ये बात है कि पंजाब में जो अपने भूमिधारक लोग हैं, अगर मैं बात करता हूं कि जो लैंड होल्डर्स हैं, उनके हितों की बातों को रखना, बिल्कुल इस बात पे मैं बिल्कुल राजी हूं और बिल्कुल बोथ आर द स्टेटमेंट ट्रू. तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंपोज्ड बाय द हरिसेन. हरिसेन कोर्टमैन थे. हरिसेन किसके कोर्टमैन थे बेटा? हरिसेन किसके कोर्टमैन थे? कह सकते हो समुद्रगुप्त का. समुद्रगुप्त ये वही समुद्रगुप्त है जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था. और याद रखिएगा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सुगमता पूर्वक अगर शुरुआत करी किसी ने जीतने की गुप्ता अंपायर में, तो वो इसी व्यक्ति ने शुरू करी. और इसे भारत का नेपोलियन कहने में ये भी बहुत बड़ा योगदान है. किसने मतलब नो डाउट जो अविजित क्षेत्र थे उनको आसानी से जीता. पहली बार अगर उत्तर भारत में देखोगे तो 12 राजाओं को एक साथ हराने वाला शासक, और फिर उसके बाद 12 राज्यों के संघ को हराने वाला दक्षिण भारत में इकलौता शासक. इवन दो इनका इतना खौफ था कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने यहां पे बोध गया में संघाराम बनवाने के लिए इनसे परमिशन मांगी थी. ठीक है, हालांकि ये सारे रिलीजन्स को शेल्टर भी दिए थे. बौद्ध भिक्षु इनके पास आए थे तो उनको भी शेल्टर इन्होंने दी थी. हाँ, बौद्ध संघाराम भी बनवाया था, मतलब बनवाने की इन्होंने परमिशन दी थी. ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस व्यक्ति के बारे में जानकारी जो मिलती है हरिसेन ने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति से हमको मिलती है. तो यहां पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे बी होगा. और क्या होगा बेटा? प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखी गई निम्नलिखित में, इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई. तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति. ये बात क्लियर हो गई बेटा यहां तक? चलो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में आपके यहां इंस्क्रिप्शंस पूछे जा सकते हैं, कॉइन्स पूछे जा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल पूछा जा सकता है. और ये इंस्क्रिप्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है. कॉइन्स से रिलेटेड हो गया, किसी ने कोई वजह से सती कस्टम के बारे में कहां से पता चलता है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा करके आपसे आ सकते हैं ना. कहां से मौर्यन एम्पायर के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है, तो नंबर ऑफ, जैसे मास्की अभिलेख इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है, मास्की इंस्क्रिप्शन में भाई अशोका का नाम पता चलता है. तो ये ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं. अब आगे की ओर मूव ऑन करता हूं 68 क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल कुड बी सीन एज अ लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया. देखिए ऐसा, ध्यान समझिएगा, अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं तो बेटा ये 1600 एडी में स्टेब्लिश्ड हो जाती है. उस समय भारत में जो रूल कर रहा था मुगल एम्परर, अगर उसकी मैं बात करता हूं तो वो था अकबर. अकबर के टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है. और इनिशियली इनका ऑब्जेक्टिव होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि हमको रूल करना है, यानी कि टेरिटरी को कॉन्क्वर नहीं करना है. टेरिटरी का मतलब क्षेत्रों को जीतना नहीं है या अपने साम्राज्य में मिलाना, साम्राज्य बढ़ाना नहीं है. हमको भी क्या करना है? ट्रेड करना है. याद रखना, इनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रेड करना है, और हमको भारत के भूभाग को अपने क्षेत्र में मिलाना नहीं. इनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था. लेटर ऑन इनका तीनों ऑब्जेक्टिव हो जाता है: व्यापार करना, भारत के भूभाग के क्षेत्र को अपने में कब्जे में लेना, और यहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करना. जैसा कि आपको पता होगा 1813 का चार्टर आता है. 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? यही कहता है कि अब क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन इंडिया में प्रचार प्रसार हो सकता है. हालांकि 1813 में ही पहली बार भारत में शिक्षा पे खर्च, एजुकेशन पे एक्सपेंस की बात कितनी की गई थी? 1 लाख रुपीस पर ईयर. ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई. अब यहां पे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि कहां से नींव पड़ी. आप सबको पता होगा कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764. अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर से इनको ऐसा यूं लगता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो पपेट नवाब को क्या किया जाता है यहां पे, एक तरीके से पपेट नवाब. देखो मैं आपको थोड़ी से पीछे लेके चलता हूं. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है. जो नवाब है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बुरी तरीके से युद्ध में हार जाते हैं क्योंकि उनके ही घर के लोग उनके विरुद्ध में हो जाते हैं, जैसे उनकी मौसी घसीटी बेगम और उनका खुद का सेनापति मीर जाफर.
हालांकि मीर जाफर को एक लंबी ब्राइब मिलती है अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेज उस ब्राइब का प्रयोग करते हैं सिराजुद्दौला को हराने के लिए। हालांकि सिराजुद्दौला से भी एक मिस्टेक हो जाती है, कलकत्ता पे वो अधिकार कर लेते हैं और अंग्रेजों को थोड़ा सा कम आंकते हैं। काल कोठरी की एक घटना हो जाती है जिसमें कई सारे 146 ब्रिटिशर्स में अगर मैं बात करता हूं तो 123 मर जाते हैं। एक काल कोठरी की घटना उसे कहा जाता है भारतीय इतिहास की ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है उसे। 123 पीपल्स डाइड हो जाते हैं और जो गवर्नर जनरल वहां के ड्रेक थे वो फुल्टा आइलैंड पे जाकर के शरण लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ये सब सारी घटनाओं का पता चलता है, वो बहुत गुस्से में होता है और किसी न किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके सिराजुद्दौला को वहां से हटाना चाहता है। तो अब सिराजुद्दौला के सेनापति को कहता है कि अगर तुम मेरा इस युद्ध में साथ दोगे, प्लासी के युद्ध में, तो मैं तुम्हें अगला नवाब बंगाल का बना दूंगा। हालांकि वो बनता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदलती हैं और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब। किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को बना दिया जाता है। हालांकि मीर कासिम को फिर से हटा करके मीर जाफर को बना दिया जाता है। अब मीर कासिम की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान समझिएगा, मीर कासिम को जब हटा दिया जाता है तो मीर कासिम अंग्रेजों से बदला लेना चाहता है और बदला लेने के चक्कर में वो क्या करता है, अवध के नवाब से और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के एक सेना बनाता है, कंबाइंड आर्मी तैयार करता है और एक नए युद्ध को जन्म देता है जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। और यह इस युद्ध में यह बुरी तरीके से हार जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां करनी पड़ती है इन सब हारे हुए लोगों को अंग्रेजों के साथ। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो की जाती है 1765 में और द्वितीय संधि भी 1765 में की जाती है। क्लियर हो गई? एक 12 अगस्त 1765, एक की जाती है अगर मैं बात करूं तो 12 अगस्त के बाद अगर मैं बात करता हूं 16 अगस्त या 17 अगस्त के आसपास फिर से की जाती है। ये पूरा रिजल्ट बैक था। तो ये अगर बक्सर का युद्ध ये जीत जाते ना कंबाइंड फोर्सेस नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की, तो शायद ये अंग्रेजों की नींव न पड़ पाती। इसीलिए कहा जाता है कि औपचारिक नींव जो पड़ी, औपचारिक नींव यहां पे कर लेंगे बेटा, नींव, औपचारिक जो नींव पड़ी वो बक्सर के युद्ध से पड़ी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और सारे युद्धों का टाइम पीरियड आपको ये तो पता ही है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, प्लासी का 1757 में हुआ, 1757 में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। ये एग्जाम्स में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या मिल गया? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इन द साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639? मद्रासपट्टनम। कहां पे बेटा? मद्रासपट्टनम। अब ध्यान समझिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो अपनी पहली अस्थायी जो फैक्ट्री बनाती है वो बनाती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। कहां पे बनाते हैं ये लोग? 1611 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम और ये अस्थायी तौर पे थी, नॉन परमानेंट, और परमानेंट तौर पे 1613 में बनाते हैं। और परमानेंट तौर पे 1613 में कहां पे बनाते हैं? सूरत में बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो आगे की ओर मूव ऑन करें, अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि 3 प्रेसिडेंसीज के फाउंडर कौन कौन से थे। तो देखो, तीनों प्रेसिडेंसीज के फाउंडर्स भी बेटा यहीं पे देख लो। आओ देख लेते हैं तीनों प्रेसिडेंसीज के फाउंडर कौन थे। तीनों प्रेसिडेंसीज के अगर मैं फाउंडर की बात करता हूं तो देखो बेटा, आपकी 3 प्रेसिडेंसीज कौन थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल प्रेसिडेंसी के फाउंडर कौन थे? जॉब चार्नॉक। मद्रास के फ्रांसिस डे। बॉम्बे के गिराल्ड ओंगियार। चलो आगे की ओर चले। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अब देखो ध्यान समझना, क्या कह रहा है? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। या इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट में आया 1498 में, जमोरिन से मिले थे। बिल्कुल ये सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू ना। अच्छा, एक बात और है, आने का सीक्वेंस याद रख लीजिए।
सबसे पहले पुर्तगीज आए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आए डच आए इंडिया में, तीसरे नंबर पे आए ब्रिटिश, फिर आए डेनिश, फिर डेनिश के बाद कौन आए? फ्रेंच। ये याद रखिएगा सीक्वेंस, आने का सीक्वेंस। पहले नंबर पे पुर्तगीज, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश, चौथे नंबर पे डेनिश, पांचवें नंबर पे फ्रेंच। ये बात सभी को क्लियर हो गई बेटा बात? अच्छा, अगर इनकी फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए, इनके फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हो, तो फैक्ट्री पहले किसने लगाई? पुर्तगीज ने, इट्स ट्रू। दूसरे नंबर पे जो फैक्ट्री लगाई वो ब्रिटिशर्स ने लगाई, तीसरे नंबर पे जो फैक्ट्री लगाई वो किसने लगाया? डच ने लगाया। और चौथे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं फैक्ट्रीज की, तो याद रखिएगा एस्टेब्लिशमेंट मतलब इनकी फैक्ट्री पहले स्टेब्लिश हुई, जैसे पुर्तगीज की बात कर रहा हूं, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ना, फिर इसके बाद अगर ये तो 1600 में और ये 1602 में, और फिर अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश के बाद डेनिश 1616 में, और फिर इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 71। अर्थशास्त्र, द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फोकस्ड प्राइमरली ऑन द स्टेट क्राफ्ट पे बेस्ड था। शासन कला कैसे की जाएगी? स्टेट क्राफ्ट पे बेस्ड था। याद रखिएगा अर्थशास्त्र में ही राजा के 7 अंगों के बारे में बताया गया, सप्तांग प्रिंसिपल्स वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड। तो याद रखिएगा इसको लिखा किसने? आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा। चाणक्य का ही दूसरा क्या नाम था? कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता था? विष्णु शर्मा। तो आप यहां पे क्लियर हो जाना कि इन्हीं के नाम थे, और इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। दैट इज द बेस्ड ऑन हाउ टू रूल। याद रखिएगा इंडिया का मैकियावेली आचार्य चाणक्य को कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने किताब लिखी थी द प्रिंस, और उस किताब में हमें क्या पता चलता है कि शासन कैसे करना है, राजा कैसी हो, प्रजा कैसी हो। और यही सिमिलरिटीज हमको कहां पे मिलती हैं? हमको मिलती है बेटा कहां पे? अर्थशास्त्र में, कि भाई राजा कैसा हो, प्रजा कैसा हो, ये सारी बातें। तो इट इंडियाज मैकियावेली वाज अ चाणक्य। चल आगे की ओर मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? व्हेन डिड द चरक संहिता ओरिजिनेट्स? चरक संहिता चरक जी ने लिखा, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चल आगे की ओर चलता हूं। अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर डिडंट शो बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स वाज द बुद्धा प्रेजेंट। सो अब आप कहीं भी जाओगे ना बेटा गौतम बुद्ध के बारे में, तो देखोगे एक बोधि वृक्ष जैसा स्तूप बना होगा, स्तूप मिलेंगे आपको। अच्छा, स्तूप में क्या होता था? स्तूप ऐसा देखे होगे आप बेटा, स्तूप ऐसा देखे होगे बुद्धिस्ट से रिलेटेड। याद रखिएगा ये माना जाता है कि कभी ना जो बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस होता था, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारा मंदिर है, तो वैसे ये स्तूप की पूजा घर के रूप में पूजा की जाती थी। यहां माना जाता था कि गौतम बुद्ध से संबंधित किसी न किसी चीज को रखा गया है। ठीक है, स्तूपा ऐसे हुआ करते थे। तो एक रिक्तासन मिलेगा, चक्र मिलेगा, वृक्ष मिलेगा। अच्छा, चक्र का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जिसे कहा जाता है जब गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट हो गया ना, तो उनके पीछे एक चक्र, ठीक है, उनके पीछे एक चक्र, इनलाइटमेंट, जिसको कहा जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश जहां पे दिया हो। पहला उपदेश इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा अपना उपदेश इन्होंने कहां पे दिया? ज्यादा समय तक श्रावस्ती में, यूपी के श्रावस्ती में पूछा जाता है। और गौतम बुद्धिज्म और जैनिज्म से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स आपको पता है, बुद्धिस्ट काउंसिल एक बार बोर्ड पे फटाफट देख लो बेटा। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता चल गया ना, इम्पिटिसीट, व्हील ट्री एंड। देखो इनके जीवन में जितनी चीजें यहां पे लिखी है बाबू ना, सबका महत्व है। घोड़े बैल का भी महत्व है। देखो इनकी लाइफ में जिन चीजों की वैल्यूज थी तो उनका डिनोशन किया गया। जैसा देख लो, तो कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो इन्होंने घर छोड़ा, तो घर किससे छोड़ा? आपको पता होगा कि इनका एक घोड़ा हुआ करता था, घोड़े का नाम था कंतक, और जो उसको चलाने वाला व्यक्ति था उसको कहा जाता था चन्ना कहते थे। ठीक है, तो घर इनकी कहानी कुछ ऐसी है, यूं समझ लीजिए कि बहुत राजशाही परिवार में इनका जन्म होता है, और राजशाही परिवार में जन्म होने के बाद इनके पिताजी को लगता है कि अपने बेटे को मैं शासन का तरीका सिखाने के लिए आम जनता के बीच में भेजूं। आम जनता के बीच में जाते हैं तो ये काफी सारी चीजों को देखते हैं, उसमें बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, बीमार व्यक्ति देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं। तो इनको लाइफ के फेज समझ में आता है। लाइफ का एक फेज ये समझ में आता है कि अपने सारथी से पूछते हैं कि यार ये जो सन्यासी है लास्ट वाला, मुझे
चौथा अंतिम जो ऑप्शन मेरे को दिखा वो काफी खुश है। तो कहा प्रभु तो कहे मैं इसी फेज में जाना चाहूंगा। तो उसने कहा, उनके सारथी चन्ना ने कहा कि ये आपसे संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आप तो परिवार वाले हो, गृहस्थ हो। तो कहे क्यों नहीं कर सकता मैं। तो उसी रात ये कहा जाता है कि अपने घर पे आए और अपने बेटे और मतलब वाइफ को सोता हुआ छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इनके दो गुरु मिले, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, दो इनके गुरु मिले। फिर इन्होंने फाइनली पूर्णिमा की तिथि को ये डिसाइड किया कि मुझे इनलाइटमेंट, मतलब इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या पिनपुन नदी के किनारे अपना स्टार्ट किया, अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया और नेक्स्ट डे ये फील फाइंड आउट होता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ऐसा माना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। एज एज ऑफ 29 इन्होंने ही हैड लेफ्ट हिज होम, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये कह सकते हो कि लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद एज एज ऑफ 35 इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो इनलाइटमेंट जब प्राप्त हुआ तो इन्होंने उपदेश देना चालू किया। उपदेश देना चालू किया तो एक धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इनके प्रथम उपदेश को। ठीक है ना। हालांकि बुद्धिस्ट की भी ब्रांचेस थी। बुद्धिस्ट की ब्रांचों की अगर आप बात करोगे तो हीनयान, महायान। हीनयान का मतलब होता था मूर्ति पूजा नहीं करते थे, महायान मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बहुत सारा कुछ प्रिंसिपल्स यहां से सीखने को मिलता है। जो पंचशील सिद्धांत इंडिया और चाइना के बीच में हुए, वो पंचशील सिद्धांत इन्हीं के उपदेशों पर आधारित है। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव ऑन कर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 74 की क्या बात हो रही है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश यार मॉडल पे बेस्ड है। अपना किस पे मॉडल बेस्ड है बेटा, ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है। तो यहां पे 74 का बी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच चाइनीज ट्रेवलर एंशिएंट इंडिया रोट द डायरी कॉल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवलर्स टू द मिडिल इंडिया। अब यहां पे क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिक डायरी लिखी। तो ह्वेनसांग, इफ वी टॉक अबाउट हु हैड रिटन द ह्वेनसांग, ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे आपको पता होना चाहिए। एच फॉर ह्वेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की अगर मैं बात करता हूं तो हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे वर्धन डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और बेटा याद रखना, वर्धन डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और इनके फादर का नाम था, अगर मैं बात करता हूं तो प्रभाकर वर्धन, इनके भाई का नाम था राजवर्धन और उनकी सिस्टर का नाम था राजरी। हर्षवर्धन की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रयागराज में जाकर के अपना दान पुण्य किया करते थे। ठीक है ना, ये कहानी भी पॉपुलर है। और याद रखिएगा, 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करते थे। महामोक्ष परिषद का प्रयागराज में, सर्वधर्म सम्मेलन का कन्नौज में करते थे। याद रखिएगा, इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी हरियाणा से हटा करके कहां शिफ्ट कर दी थी, थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है ना। और ये प्रमाण मिलता है कि बहन भाई दोनों मिलकर के शासन किया करते थे, ये इन्हीं के बारे में पता चलता है। और इन्हीं के एच फॉर हर्षवर्धन। देखो चाइनीज यात्रियों के बारे में याद रखिएगा, फाहयान, फाहयान ये किसके टाइम पीरियड में आए थे बेटा, चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में, ये बात याद रखना। और ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे, ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग ये किसके समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चल इत्सिंग जो आए थे ना, इनकी डेथ के बाद आए थे। ह्वेनसांग के मतलब अगर मैं कहूं तो आफ्टर ह्वेनसांग इत्सिंग ही आए थे। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द राइट मेंशन इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सबको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के बाद अमेरिका में ही रिवॉल्यूशन हुई थी और 1776 में, हालांकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली फुल फ्लेज अडॉप्ट किया गया 1709 में। तो चलो आगे देखते हैं। और इनके यहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, और पहले जो कहूं तो अश्वेत जो बने थे वो कौन थे, अब्राहम लिंकन साहब, जिन्होंने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त करना किया, उनको ही क्रेडिट जाता है। चलो, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस निम्नलिखित में कौन से अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आप लाइफ की बात करोगे, लिबर्टी की बात करोगे, परसूट ऑफ हैप्पीनेस की बात करोगे। तो ये जो 3 चीजें ऊपर की ली गई हैं वो यहीं से ली गई हैं बेटा। तो यानी कि ABC किस में है, सी विल बी द राइट आंसर।
आप जानते हो कि भारतीय संविधान को उधारी संविधान कहा जाता है और हमने अमेरिका के ही संविधान से फंडामेंटल राइट्स भी लिया है और प्रियम्बल भी लिया है और जुडिशियल रिव्यू सिस्टम भी यहीं से लिया है बेटा ना। इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी अमेरिका से ही हमने लिया है। चलो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। Who among the following American president described the democracy as a government of the people for the people? और अब्राहम लिंकन, मैंने बताया था ना, अब्राहम लिंकन जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि मोनार्कियल सिस्टम ना हो तभी तो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में मतलब एक निचले स्तर का पायदान, मतलब एक ग्रामीण स्तर का व्यक्ति या निचले स्तर का जो व्यक्ति हो वो संसद तक का सफर तय कर ले, इस यही लोकतंत्र की महानता होती है। मतलब उसमें जाति, धर्म, भाषा, मजहब, गरीब अमीर की भावना ना हो, दैट इज द डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करता हूं मैं। द खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ द गॉड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, आपको पता होना चाहिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन से भी रिलेटेड थे ये, आप कह सकते हो खुदा ईश्वर के सेवक खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, संस्था एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि किस समाज का किसने, जैसे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ना, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है, प्रार्थना समाज ना, ये एग्जाम्स में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। और इनकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, है ना, तो ये एग्जाम्स में आपके नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं। आगे की ओर बात करता हूं, द महार सत्याग्रह was organized in the 19, किसके द्वारा किया गया, भीमराव अंबेडकर, द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, जो हमारे कहा जाता है जिनको भारतीय संविधान के पिता के स्वरूप में माना जाता है ना, कि इनका भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे की ओर मूव ऑन करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज, ज्योतिबा फूले साहब ने इसकी स्टैब्लिशमेंट कब करी थी, 1873 में। अगर मैं बात करूं तो ज्योतिबा फूले साहब ने एक वो भी लिखा था, गुलामगिरी। थोड़ा ज्योतिबा फूले साहब का जो मेन कंसर्न था वो आपको बता दूं, उनका ये था कि दलितों को भी उनके अधिकार दिलाना और ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी है उससे थोड़ा सा इनकी नाराजगी थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले साहब की। ठीक, आगे चलता हूं। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेखा पद्धति में हमने लिखित किस विषय पर जानकारी देता है, आपको पता होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स है यार ये, इसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई माथे पच्ची वाली नहीं। तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका है ये। और तत्वबोधिनी पत्रिका आपको पता होना चाहिए, इसने बंगला में प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। ये बिल्कुल सही है। बंगला भाषा में भाई एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव या लोकल क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना यार, तो बिल्कुल इस बात तत्वबोधिनी पत्रिका अगर मैं बात करता हूं, इसमें काफी लोगों के कंट्रीब्यूशन है जो अगर मैं बात करूं बंगाल के क्षेत्र से एसोसिएट करते थे, तो यही क्या है, करेक्ट है और ज्यादा भटकने की जरूरत आपको नहीं है। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग दमीन कोह का निर्माण किया, यह बिल्कुल 1832 में। किस सन में, तो 1832 में। ठीक है, रिवाल्ट हुआ तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई इनको भी बसाने के लिए एक स्थान होना चाहिए, तो बिल्कुल वही है दमीन कोह आंदोलन। अब अगला क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की इस प्रस्ताव विरोधी अभियान के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, बिल्कुल ट्रू है। यह अभियान इस प्रथा को समाप्त करने के लिए था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में इस प्रथा के लिए कोई समर्थन नहीं था। देखो था, ऐसा नहीं कह सकते, वन इज द बिल्कुल ट्रू। ठीक है, अगला, द फाउंडर ऑफ द परमहंस मंडली फाउंडेड इन द महाराष्ट्र बिलीव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। महाराष्ट्र में स्थित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में किसमें विश्वास करते थे, जाति के आधार पर सामाजिक दूरी रखने में, जाति प्रथा का महिमा मंडन में, विधवा पुनर्विवाह, एक ईश्वर को मानने में तथा जाति। बिल्कुल इट्स ट्रू, इनका मानना था भैया मानवता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, इन्हीं का मानना था मानवता से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 86 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द stars issued ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट ना। ये कहना ये चाह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इस्ताहारों के निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अब आप समझ रहे हो इस्ताहार का मतलब क्या होता है, कुछ
न्यूज़पेपर टाइप में समझ रहे हो ना, वैसा ही आप समझो। दे ग्लोरिफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, दे ग्लोरिफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट communities under the Mughal Empire, they glorified the message of Islam, they glorified the role of क्वीन विक्टोरिया। मतलब इनके कहने का मतलब है कि किसके इन्होंने महिमा मंडन किया था, किसके बारे में बताया था। तो ग्लोरिफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द इस्तिहार इशूड ड्यूरिंग दैट। अब देखो रिवॉल्ट क्या था, ध्यान समझिएगा। रिवॉल्ट आप सबको पता है, रिवॉल्ट होने का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडियन पीपल्स थे वो काफी परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स से, और यहां के लोगों को ये लगता था कि हम लोगों का देश है और ये शासन क्यों कर रहे हैं। दूसरा, हमारे ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मंगल पांडे की, मंगल पांडे जैसे कई सारे ऐसे लोग थे कि जो सेना में ना भारतीयों के साथ दुर्भाव होता था। सोशल इक्वलिटी थी ही नहीं, नाम मात्र की बची थी। और आप प्रमोशन की बात करोगे तो जो भारतीय सैनिक थे उनके प्रमोशंस भी नहीं होते थे। वार की कंडीशंस में भारतीय सैनिकों को आगे कर दिया जाता था। तो बहुत सारी कुछ चीजें थी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस, जिससे इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो रिवॉल्ट हुई, 1857 की क्रांति हुई। अब उस क्रांति में के बाद जो इफेक्ट आया, उसके बाद आपको पता है उस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग समाप्त हो गई और भारत में किसका शासन आ गया? 1858 से ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। मतलब जिसे कहा जाता था महारानी का शासन आ गया, ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। चलो अब आगे बात करता हूं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना, दे ग्लोरिफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर, ये बिल्कुल राइट आंसर, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, ये कथन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर था कि इस वॉर के, इस रिवॉल्ट के बाद जो यहां पे देख रहे हो 1858, तो ये जरूर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई आपको पता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से ये डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड बन चुका है और आते ही है। तो यहां पे ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फ्लाइंग शटल लूम, तो आपको पता होगा किसने? जॉन के। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या किया? हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस टेक्स्ट अ डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किसने लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए, रूसो साहब का ये रचना है। हालांकि एडम स्मिथ की भी बुक के बारे में पूछा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसका? फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो रूसो ने तो ये ग्रंथ लिख ही दिया, अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। वॉल्टेयर, अब मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछी जा सकती है। याद रखिएगा जो एडम स्मिथ साहब है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। 89 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ कमीशन हेडेड बाय द लॉर्ड मैकाले। यार देखो एक चीज बता दूं, 1833 के चार्टर के अंतर्गत ना, चार्टर के अंतर्गत एक कानून आता है और 1834 में पहला फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट लॉ कमीशन, ये याद रखना। तो चलो ठीक है, ये बात समझ गया कि यहां पे उसी से रिलेटेड कुछ बातें हो रही लॉ कमीशन से। इट अटेम्प्टेड टू कोडिफाई द लॉ, बिल्कुल कोडिफाई द लॉ, ये बिल्कुल सही है। इसमें कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया गया, बिल्कुल ये बात सही। इट वॉज अपोज टू द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स, नहीं ऐसा नहीं था, तो ओनली वन ही सही होगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे की ओर चलते हैं। 90 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स ना, सेल ऑब्जेक्ट्स का मतलब सीप की वस्तु है, तो बालाकोट। ठीक है, और ये बालाकोट क्या था? पोर्ट भी था। ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करेगा तो लोथल। चल आगे की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, और ये मॉडर्न एम्पायर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्म ऑफ अ किंग। एक्चुअल में क्या था, धर्म को ही ये धम्म कह रहे हैं। किसको? धर्म को ही ये क्या कह रहे हैं? धम्म। ध्यान समझिएगा, धर्म को ही। ये पाली टेक्स्ट है, ठीक है, तो यानी कि इसको धर्म ही समझिए। अशोक के धम्म का भाग नहीं है। राजा का सम्मान करना, ये पार्ट नहीं था उसका कि राजा का सम्मान करना और सब कुछ है। अशोका ने ही कहा था कि मैं चाहे नींद में रहूं और चाहे मैं अपने कह सकता हूं कि राजमहल में रहूं, जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मेरे से आके मिल सकता है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट था। चलिए आगे का बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सगुण भक्ति ट्रेडिशंस आर। आपको पता होना चाहिए सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में ना मानवीकरण रूप भगवान का माना जाता है, मानव स्वरूपों में उनको पूजा जाता है। निर्गुण में तो भाई ब्रह्म है, बस जो सब कुछ है परम ब्रह्म है, ठीक है, उसके मानवीय स्वरूपों की पूजा नहीं की जाती, उसमें इतना अंतर है। तो सगुण भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज सच एज अ विष्णु आर हिज अवतार। हाँ बिल्कुल ये बात सच है, इट्स ट्रू। इन सगुण भक्ति ट्रेडिशन ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस आर conceptualized in the मतलब आप कह सकते हो एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स, बिल्कुल ये कह सकते हो कि उनके मानवीकृत स्वरूपों को पूजा जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर द ट्रू। अपने यहाँ सगुण और भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे किसी न किसी स्वरूप में है, हमारे जैसे ही इनका रहन सहन था, इनके भी अवतार हुए थे, जैसे भगवान विष्णु के अवतार, और अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इन्होंने अपने स्वरूपों में अवतार लिया। चल अगली बात करता हूं। 93 At which of the following places was a Shiva temple not constructed under the patronage of Chola? चोल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? विजालय चोल। अब याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जो, अगर मैं चोल डायनेस्टी की बात करूं तो साउथ इंडिया मतलब इस क्षेत्र का स्थान नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र के पार्ट नहीं होना चाहिए। तो चोल डायनेस्टी महाराष्ट्र में तो थे ही नहीं। अगर मैं बात करता हूं इनका एक्सपेंशन, तो आप ये जरूर कह सकते हैं तो नाड़े घाट ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट है और यहां पे इनका प्रभाव नहीं था चोलों का, तो ऑब्वियस सी बात है नाड़े घाट। अगला बात करता हूं, 94 की बात करता हूं। Which of the following statements about the Deccan Royal Commission are correct? The commission did not hold inquiries in the district which were not affected. आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। True. The commission did record the statement रैयत साहूकार and eyewitness. आयोग ने रैयत साहूकारों के प्रत्यक्षदर्शियों के साथ कथन दर्ज किए। Both true, कोई दिक्कत नहीं। अगला, Which of the following is the core meaning of जियारत? देखो ये सूफी संतों की मजारों की यात्रा, ये बिल्कुल सही है, जियारत इसी को कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 96 क्वेश्चन की। Who among the following was the considered to be the preceptor of the मीराबाई? मतलब रैदास ये थे, निम्नलिखित में किसे मीराबाई का गुरु माना गया? रैदास। चल आगे, कंसीडर द फॉलोइंग, ये विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन है भैया। महानवमी डिब्बा, ऐसा कुछ नहीं था महानवमी डिब्बा, जो चबूतरा होता है ना और उस पे चढ़ करके ऊपर भगवान रियल उनकी मूर्ति होती थी, उसी को कहा जाता था। यानी कि यह एक वृहद मंच था जिसका आधार उभरी नक्काशी से आच्छादित था। महानवमी डिब्बा में ऐसा कुछ नहीं था कि मिठाई उठाई मिलेगी आपको, तो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयदशमी का फेस्टिवल ये लोग मनाते थे, ये जान लीजिएगा विजयनगर एम्पायर वाले। अब क्या कह रहा, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी किसने लिखी बेटा? आइन ए अकबरी ये किसने लिखा? अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। आइन ए अकबरी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको रीट अबुल फजल साहब ने लिखा और इसमें बहुत प्रकार की चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे मुगल टाइम पीरियड की जनगणना के बारे में, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और दीने इलाही रिलीजन के भी बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। और आपको पता होना चाहिए दीने इलाही रिलीजन के जो पुरोहित थे वो अबुल फजल साहब ही थे, ठीक है ना। दीने इलाही धर्म को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला हिंदू था वो कौन था? बीरबल। और बीरबल को ही क्या कहा जाता था? महेश दास। बीरबल को ही क्या कहते थे हम लोग? महेश दास। ये बात सभी को क्लियर हो गई आयो। अब यहां पे एक बात निकल करके आती है कि क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाज का, इट वाज रिटन बाय अबुल फजल, इट इज अ पार्ट ऑफ
larger work called Akbarnama. It described the Mughal Empire as having a diverse population and composition. ये तीनों तो बिल्कुल सही. It was later revised by no. ये गलत है. तो यानी कि आप कह सकते हो कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल सही नहीं है. तो D will be the right answer. क्लियर हो गई बात? समझ गए? और तो सारा सही है. अब अगर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है. स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी बेटा? आर्य समाज की. किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की स्थापना करी. और याद रखना, आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1875 में. ठीक है, क्लियर हो गई बात. स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश. क्या नाम था उसका बेटा? सत्यार्थ प्रकाश. यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना? और इसी में सबसे पहले किसका जिक्र किया गया था बेटा? स्वराज का. अगर बुक में पूछा जाए किस बुक में स्वराज का प्रयोग मिलता है, तो इन्होंने ही कहा था भारत भारतीयों का है. और इन्होंने ही कहा था रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो. इन्होंने ही क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो. इन्होंने ही कहा था. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ये वाज अपोज द वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस. हाँ बिल्कुल, मूर्ति पूजा का विरोध किया था. रिगार्डेड द वेदास एंड इन फिल्म में अभोग मांगते थे. बिल्कुल. हैड मेड डिस्कशन विद, बिल्कुल तीनों सही है बाबू. इसमें तीनों ए सही कर. ठीक है, अगला क्वेश्चन. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी. आपको पता होना चाहिए ना. और 1875 का वो दौर, 1875, ये बात भी ठीक है. सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट बिलीवर, रिलीजियस टॉलरेटर एंड हिंदू पार्सीज एंड क्रिश्चियंस हैड कंट्रीब्यूटेड द फंड्स ऑफ हिज कॉलेज. बिल्कुल सही है बेटा. तो एक दो बोथ. सैयद अहमद खान और कॉलेज में हिंदू पारसी और ईसाइयों को अंशदान दिया. बिल्कुल सही है. Where and when did Mahatma Gandhi make his public appearance in India coming back from the South Africa? याद रखना बेटा, चंपारण तो इनका सत्याग्रह था. पहला सत्याग्रह कह सकते हो आप. चंपारण, लखनऊ 1916 में, बनारस हिंदू, हाँ बिल्कुल ये सही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे. यहाँ पे यूथ और वहां के लोकल लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी. हालांकि यूथ फोकस्ड थे. अहमदाबाद का मेल तो इनका पहला हंगर स्ट्राइक था. हंगर स्ट्राइक अगर पूछ लिया जाए तो हंगर स्ट्राइक पहली महात्मा गांधी की जो थी वो यही थी. और आउट ऑफ कंट्री पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में. ठीक है ना. अब ये बात क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं. When and where was the demand for पूर्ण स्वराज? आपको पता होना चाहिए. पूर्ण स्वराज 1929, और किस INC सेशन में लाया गया था? आप सबको पता होना चाहिए, लाहौर. और आपको पता होना चाहिए लाहौर में रावी नदी के किनारे. किस नदी के किनारे? रावी रिवर के किनारे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की भावना को एक्सप्रेस किया था. स्वराज. और ये कहा था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक. और इसके चेयरपर्सन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? यहां तक सबको दिक्कत? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां की गई थी भैया बाबू? लाहौर में 1929 में. किसके द्वारा की गई थी बेटा? किसके द्वारा अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप ये कह सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्लियर है? आगे चलते. At which of the following was the American Declaration of Independence adopted on 4 July 1776? यार देखो, क्रांति कब हुई? 1776 में यूएस में ना. यूएस रेवोल्यूशन, अमेरिका में क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है.
तो आप क्या कहोगे? ये पूछ रहा है ना कि अलंकृत कब किया गया, तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के दौरान। याद रखिएगा 13 जो कॉलोनीज थी ना ब्रिटेन के अधीन में, उनको भी इंडिपेंडेंस की घोषणा इसी दौरान की गई थी, उनकी भी आजादी की घोषणा इसी समय की गई थी, जो 13 अमेरिका की कॉलोनियां ब्रिटेन के अधीन में थी। ठीक है। Who among the following was the head of the government that was overthrown by the Bolshevik in the night? Alexander कह सकता हूं करेंस्की। और याद रखिएगा बोल्शेविक जो नेता थे वो कौन थे? लेनिन थे, व्लादिमीर इलियच लेनिन। और इन्हीं के सपोर्ट से ये जो अलेक्जेंडर करेंस्की थे इनकी सरकार को फेंक दिया गया था। बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलता हूं। तो यहां तक सारे क्वेश्चंस आई होप आपके हो गए, और चलिए फिर मुलाकात होगी अगले कारवां के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।